इंडिया में टोटल $2.5 ट्रिलियन फॉरेनर्स ने लगाए हुए हैं। फॉरेनर्स आप समझ लो, FII, FPI, बोरोइंग्स, उधार वगैरह सब कुछ अगर आप टोटल मिला लो तो $2.5 ट्रिलियन, मतलब समझ लो 60-65% इंडिया का जो GDP है, उतने वर्थ का पैसा फॉरेनर्स ने इंडिया में लगाया हुआ है। अभी बहुत सारे कारण हैं, बाहर के कारण हैं, जिसके वजह से फॉरेनर्स पैसा जो है अपना लेके जा रहे हैं। हम इंडियंस भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। हम इंडियन लोग क्या करते हैं, हमको लगता है कि जहाँ आसानी से पैसा बन जाए, क्विकली, फास्ट और बिना मेहनत के पैसा बन जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। कोविड के बाद स्टॉक मार्केट में एक बूम आया। लोगों को लगा कि इधर-उधर क्या पैसा रखना, एक्स्ट्रा पैसा क्या रखना, चलो इंडिया के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तो जब सब कूद गए विथ हाफ इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट में, तो क्या हुआ कि ₹20 का माल ₹100 में बिकने लग गया, क्योंकि सबको वो स्टॉक चाहिए था। अब जो विदेशी लोग थे, उन्होंने तो 20 का खरीदा था। अब जब उनको दिख रहा है कि 100 में माल बिक रहा है, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो पैसा डाले जा रहे हैं, वो क्यों ना जाएँ? $2.5 ट्रिलियन उनका लगा हुआ है। अगर वो 5% भी निकाल लें ना, तो $100 बिलियन होते हैं, $100 बिलियन। अभी तो सिर्फ़ $2 बिलियन निकाला है उन्होंने। उसी में इतनी हालत ख़राब हो गई है। रवीश कुमार सर जो हैं, वो भी अपना वीडियो बना रहे हैं स्टॉक मार्केट को लेके। हर कोई स्टॉक मार्केट पे वीडियो बना रहा है। अगर सोचो पूरा 5% इन लोगों ने निकालने का सोच लिया, तो क्या होगा? आप लोगों का पैसा लगा होगा तो पता है कि जो आपके पोर्टफोलियो हैं, स्मॉल केस वगैरह लोगों के तो 50-50% डाउन हो गया है पोर्टफोलियो। उसके बाद जो बड़े लोग हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, पेपर में आ रहा था किसी का 20% पोर्टफोलियो डाउन है, किसी का 25% डाउन है। तो सोचो अगर $100 बिलियन निकालने का सोच लिया इन्होंने, तो क्या हाल होगा? इसके लिए काफ़ी हद तक हम इंडियंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमको क्विक गेट रिच क्विक जो स्कीम्स हैं, उस टाइप से हमने स्टॉक मार्केट को ट्रीट किया। इनफैक्ट हर चीज़ को ट्रीट किया। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप को भी जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, IIT IIM से पास आउट हैं, उनको लगता है कि हमारे पास IIT IIM का टैग है, तो बड़ी आसानी से हमको फंडिंग वगैरह मिल जाएगा और हम अपना एक कोई कंपनी, कोई स्टार्टअप बना सकते हैं। और किसी को बिजनेस नहीं बनाना है इसमें। सबका क्या है कि हमने एक स्टार्टअप खोला, 3 साल में नंबर ऑफ यूज़र्स ऐड किए, इन्वेस्टर्स का पैसा लाए, थोड़े बहुत स्टेक्स बेचे। उसके बाद इसको हमने बहुत सारे यूज़र्स में फैला दिया, दिखा दिया कि हमारी रीच बहुत ज़्यादा है। फिर किसी बड़े बेवकूफ़ को पकड़ के, वो होता है ना ग्रेटर फूल थ्योरी, कि आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ पकड़ो, उसको किसी तरीके से कन्विंस करो और अपना माल चिपका दो। तो जो अपने स्टेक्स हैं, वो उसको बेच के आगे किसी बड़ी कंपनी को या किसी को बेच के वैल्यूएशन इंक्रीज़ करके वो एग्ज़िट ले लेता है। उसको प्रॉफ़िट नहीं कमाना, उसको सिर्फ़ एग्ज़िट चाहिए, ठीक है? सोचता है 3 साल मेहनत करेंगे, 5 साल मेहनत करेंगे, 400-500 करोड़ रुपए बन जाएँगे। और स्टार्टअप्स को, बिज़नेसेस को गेट रिच क्विक स्कीम की तरह हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स यूज़ करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा, एक एंटरप्रेन्योर की, जिसका नाम है हर्ष पोखराना। इनके बारे में काफ़ी आजकल न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहा है। ही वाज़ एन IIT कानपुर ग्रेजुएट। इनकी अच्छी जॉब लगी फ्लिपकार्ट में, हाई पेइंग जॉब थी। पर इनको भी ये सपना आया, जैसे बाकी IIT IIMs के लोगों को, या फिर किसी भी, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं ऐसा, उनको भी ये सपना आया कि हम क्विक मनी बना सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। तो इन्होंने भी अपना बिज़नेस शुरू किया, स्टार्टअप शुरू किया। इन्वेस्टर्स से पैसे लिए, मगर हिज़ आइडिया फेल्ड टू गेन ट्रैक्शन। कोई ज़्यादा इनको सक्सेस नहीं मिला। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आए। उसको घर के खर्चे मिटाने के लिए फिर फ्रीलांसिंग करना पड़ा, कोडिंग वगैरह करना पड़ा। कुछ लोग ट्यूशन लेने लगते हैं, बहुत सारे काम करते हैं फाइनेंशियल हर्डल्स को डील करने के लिए, कि किसी तरीके से बुरा समय कट जाए। फिर बाद में आज से 2 साल पहले इनको एक सक्सेस मिला। इनका जो आई थिंक थर्ड वेंचर था, ओके क्रेडिट नाम का, जो एक डिजिटल लेजर प्लेटफ़ॉर्म था स्मॉल बिज़नेसेस का लेजर मेंटेन करने के लिए। वहाँ पे इनको थोड़ा बहुत सक्सेस मिला, मगर सबसे इम्पोर्टेंट इनको लाइफ़ का लेसन मिला कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो शॉर्टकट नहीं है। पुराने ज़माने में लोग टाटा, बिरला, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, ये सब जो कंपनीज़ हैं, ये वैल्यूएशन के गेम पे नहीं खेलती थी कि वैल्यूएशन बढ़ा के बेच के निकल जाएँगे। इनको एक्चुअली में बिज़नेसेस बनाने थे। दैट इज़ व्हाई आज इंडिया के इतने बड़े बिज़नेसेस बने हैं ये, और इतने लोगों को जॉब्स दे रहे हैं ये। तो रियल एंटरप्रेन्योरशिप इसीलिए होता है कि वो शॉर्टकट नहीं होता वेल्थ बनाने का। उसमें आपको लॉन्ग टर्म गेम होता है, तभी आपको सक्सेस मिलता है, और बहुत दिनों का स्ट्रगल होता है, क्विकली कुछ नहीं होता है। तो ये व्यक्ति जो है, जो एंटरप्रेन्योर की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने फिर बाद में भी लोगों को कहा कि ये हाई पेइंग जॉब को छोड़ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के चक्कर में, दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी वाइज़,
ठीक है? बहुत समझदारी का काम नहीं है, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप में आइए, आना ज़रूरी भी है, मगर लॉन्ग माइंडसेट, लॉन्ग टर्म माइंडसेट से आइए। 3 साल, 5 साल में हम 500 करोड़ कमा के निकल जाएँगे, ऐसे नहीं होता है। 1-2 के साथ हो गया तो हो गया, मगर ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं होता है, ठीक है? इसमें जो सबसे बड़ा मिथ बर्स्ट होता है वो आईआईटियंस का मिथ है कि आईआईटी का टैग लगा है, आईआईएम का टैग लगा है, एलीट डिग्रीज़ है, टेक्नोलॉजी का स्किल है, तो इनिशियल फंडिंग भी मिल जाती है, तो सक्सेस गारंटीड है, ऐसा नहीं होता है। इस चक्कर में बहुत सारे अच्छे-अच्छे टैलेंटेड लोग अपने स्टेबल जॉब्स को छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं इस माइंडसेट से, और इवेंचुअली वो फिर इसके रिपरकशंस फेस करते हैं। अगर आप सिर्फ़ फ्लिपकार्ट, पेटीएम इन लोगों को देखें तो एक फ्लिपकार्ट के पीछे हज़ारों फ़ेल्ड स्टार्टअप्स हैं। एक पेटीएम के पीछे हज़ारों फ़ेल्ड स्टार्टअप्स हैं। उनके बारे में कोई नहीं देखता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूपीएससी, आईएएस में होता है। एक आईएएस टॉपर को दिखा-दिखा के लोगों को सपने बेचे जाते हैं। लोगों को लगता है कि एक वो है तो मैं भी कर लूँगा। उसके पीछे जो लाखों स्टूडेंट हैं जो उनका नहीं होता है, उनकी बात कौन सुनता है? उनकी बात जो लोग तैयारी करते हैं उनका मूड भी नहीं होता है कि उनकी बात सुने, रियलिटी दे लव टू लिव इन देयर ड्रीम्स, जो उनका सपनों का दुनिया है उसमें रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके फिर रिपरकशंस भी वो फेस करते हैं। 2010 में ये शुरू हुआ था इंडिया में स्टार्टअप बूम, स्टार्टअप्स बन रहे थे, इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। 10 साल चला मुश्किल से। 10 साल में 2020 आते-आते फंडिंग विंटर शुरू हो गया। सबके फंडिंग्स रुक गए, मास ले-ऑफ्स होने शुरू हो गए, कंपनीज़ एक्वायर होने लगी बड़ी कंपनी के द्वारा डिस्ट्रेस सेल में, कोई बहुत अच्छी सेल्स नहीं थी वो। डिस्ट्रेस सेल्स हुए या कंपनी शट डाउन हो गई। तो ऐसा 10 साल में हमें ये बूम और बर्स्ट देखने को मिला। तो मेन सवाल ये है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन कहीं मिसलीड तो नहीं हो रहा ये स्टार्टअप के चक्कर में, कि स्ट्रगल्स को इग्नोर करके सिर्फ़ एक ही सपने लेके ये चले आ रहे हैं कि 5 साल में 500 करोड़ बना के रिटायर हो जाएँगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो गेट रिच क्विक के चक्कर में जो उदय कोटक साहब हैं, उदय कोटक कोटक महिंद्रा के फाउंडर, उन्होंने भी इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है कि इंडिया में ये जो जल्दी पैसा कमाने का जो होड़ है, इससे क्या होता है कि लोगों के पास जितना भी पैसा है, अगर आपके पास कुछ आपने जॉब करी है, हाई पेइंग जॉब है आपकी, या आप कोई बड़े बिज़नेस घर से आ रहे हो, आपके घर का बिज़नेस है। लोग क्या कर रहे हैं कि अपने पैसे को या बड़े बिज़नेस का अपना जो बिज़नेस है, उसको बेच-बाच के या अपने सेविंग्स को लेके सारे लोग स्टॉक मार्केट में कूद रहे हैं कि यहाँ पे बैठे-बिठाए पैसा बन जाएगा। दुनिया के साथ भिड़ना नहीं पड़ेगा, अनसर्टेनिटीज़ फेस नहीं करनी पड़ेंगी। यूट्यूब में सुन लो कुछ, या तो पेपर में एनालिसिस कर लो, थोड़ा बहुत फाइनेंस का सीख लो, पेपर में एनालिसिस करके अपना पैसा लगाओ, और हर आपका पैसा मल्टी बैगर मिल जाएगा, और फिर आप 100 करोड़ 500 करोड़ लेके आप रिटायर हो जाओगे। ये चक्कर में पूरी इंडिया कोविड के बाद कूद गई, और एंटरप्रेन्योरशिप जो अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता था वो बिल्कुल ड्राई आउट हो गया, और लोग अपना हार्ड अर्न्ड मनी ये स्टॉक्स में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि विदेशी लोग जिनका पैसा लगा हुआ था पहले, उन्होंने सस्ते भाव में लिया था, उनको एक बहुत अच्छा एग्जिट मिल रहा है, क्योंकि पागल इंडियंस तो वो डाले जा रहे हैं, नौकरी वाले भी डाल रहे हैं, और बिज़नेस वाले अपना बिज़नेस बेच-बेच के डाल रहे हैं। लोग अपना प्लॉट बेच के डाल रहे हैं, कोई घर बेच के डाल रहा है, कोई गहने बेच के डाल रहा है, ताकि स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, हम ले लेंगे। उससे क्या हो रहा है कि 20 का माल 100 का हो रहा है, और सबसे पहला जो एग्ज़िट मारेगा ना, वो इंस्टीट्यूशन मारेगा। जो रिटेलर है वो एग्ज़िट नहीं मार सकता उतनी जल्दी, उसको पता ही नहीं, उसको लगेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इंडिया को चाहिए रियल बिज़नेस क्रिएशन के लोग, अगर आपके पास पैसा है, भले ही आपने जॉब से पैसा जमा करा हो या फिर आपके जो फैमिली बिज़नेस है, कहीं का पैसा हो, व्हाट इंडिया नीड्स, व्हाट इवन अ पर्सन नीड्स इज़ स्टार्ट अ बिज़नेस, प्रॉपर बिज़नेस, या कोई चलता बिज़नेस आप खरीदो। बिल्ड अ बिज़नेस, ना कि सिर्फ़ म्यूचुअल फंड में यहाँ-वहाँ पीएमएस में डाल के, स्मॉल केस में डाल के अपने वेल्थ को मैनेज करो। उससे क्या होगा? उससे किसी की कोई तरक्की नहीं होगी। देश का, समाज का, आपका, किसी का कोई तरक्की नहीं होगा। सिर्फ़ तरक्की होगा फॉरेन कैपिटल वालों का, जो इतने हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक्स को अपना बेच-बेच के एग्ज़िट कर रहे हैं। उधर डॉलर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यूएस का ट्रेज़री यील्ड बढ़ रहा है, 4.5% उसका ट्रेज़री यील्ड है। उनको लग रहा है यूएस ज़्यादा सेफ़ है, इंडिया में भी एग्ज़िट बढ़िया मिल रहा है, बेच-बेच के निकलो। और जैसे ही वो बेचते हैं, डॉलर और मज़बूत हो जाता है, रुपये गिर जाता है। तो क्यों ना बेचें? उनको, उनके लिए तो अच्छा ही है। $2.5 ट्रिलियन लगे हुए हैं उनके। 5% भी निकाल लिया तो $100 बिलियन निकल जाएँगे। बहुत सारे फर्म्स ने ऐसा करा है, जैसे व्हर्लपूल है, हुंडई है। इन लोगों ने अपने-अपने जो कंपनी पे जो स्टेक्स हैं, वो होल्डिंग्स हैं, वो कम करना शुरू कर दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। प्रूडेंशियल कंसिडर कर रहा है कि वो एग्ज़िट कर जाए इंडिया के आईसीआईसीआई एएमसी से, क्योंकि उसको अच्छा एग्ज़िट मिल रहा है ना।
तो क्या चाहिए इसके लिए? सबसे ज़्यादा आरबीआई जो करेगा, करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगा, सेबी करेगा, मगर यहाँ जब लोग में मास हिस्टेरिया शुरू हो जाता है ना, लोग अगर ठान ले के गणेश जी को दूध पिलाना है, तो पिला के ही रहते हैं। तो वैसे इंडियंस ने अगर सोच लिया है कि हमको स्टॉक मार्केट में सब कुछ बेच-बाच के आना है, तो आके ही रहेंगे, कुछ नहीं कर सकता, लुट-पिट के फिर बैठे रहेंगे और एग्ज़िट मज़ा सिर्फ़ फॉरेन इन्वेस्टर्स को ही होगा। ठीक है? तो ये कोटक महिंद्रा साहब ने ये जो बात कही है बहुत अच्छी कही है कि इंडिया का जो माइंडसेट है ना, वो रेंटियर इकोनॉमी का हो गया है। मतलब मेहनत करके बिज़नेस खड़ा करके आपको पैसा नहीं कमाना है, आपको खरीदना है एक रियल एस्टेट या और उसको भाड़े पे चढ़ा देना है। महीने-महीने पे भाड़ा आता रहेगा, आप ऐश करते रहोगे। ये है रेंटियर माइंडसेट, रेंटियर इकोनॉमी और ये बहुत डेंजरस होता है। हर कोई अगर अपना एक्स्ट्रा पैसा कोई बिज़नेस खोलने के बजाय, कोई वेंचर कुछ आइडिया पे पैसा लगाने के बजाय सीधा गए स्टॉक मार्केट में डाल दिया। उससे क्या हुआ? आपके अंदर जो वैल्यू था, आपके अंदर जो कुछ वैल्यूएबल बनाने की क्षमता थी, कुछ इनोवेट करने की क्षमता थी, वो तो खत्म हो गई। वो पैसा से आप कर सकते थे कुछ, बट आपने स्टॉक में लगा दिया। सब लगा रहे हैं तो पैसा बढ़ रहा है, आपको लग रहा है आपका भी पैसा बढ़ रहा है, बट जिस दिन एफआईआई निकलेगा, आपका जितना भी आपने लगाया है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, वो सब हाफ हो जाएगा। लोगों के हुए हैं, अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े स्मॉल केसेस में लगाए हैं, काफ़ी फेमस लोगों के स्मॉल केसेस में लगाए हैं। 50% हो गया है लोगों का पैसा, ठीक है? पोर्टफोलियो श्रिंक हो के। अभी वो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो साइकिल का पार्ट है, ये है, वो है। बट जब आप कुछ अच्छा कर सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, लॉन्ग टर्म गेम खेल सकते हो, क्यों स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करना? क्यों सिर्फ एसेट एप्रिसिएशन के भरोसे बैठे रहना? इसका एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें ना तो ब्रिटेन में इसका एग्ज़ाम्पल मिलता है। ब्रिटेन एक टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था जब ब्रिटिश राज पीरियड था। आपको पता है मैनचेस्टर ये सब मैन्युफैक्चरिंग हब्स होते थे। बाद में जब लोगों के पैसे बन गए ये सारे फाइनेंशियर बन गए। आज लंदन का फाइनेंस बड़ा फ़ेमस है। भले ही आज कुछ वहाँ नहीं चलता है, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन कुछ ज़्यादा है नहीं वहाँ पे। बट फाइनेंस का काम बहुत अच्छा होता है लंदन में। इसलिए आप देखोगे लोग काफ़ी हैं जो चोरी-चकारी करके लंदन भागते हैं। इंडिया से बहुत लोग गए हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे पैसा सँभालना, पैसे का काम बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। तो लंदन जो है वो फाइनेंशियल हब बन गया है, ठीक है? वो सारे जो मैन्युफैक्चरर्स थे, इनोवेटर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, सारे फाइनेंस का काम करने लग गए। क्या हुआ कि ब्रिटेन का जो इम्पोर्टेंस था वो धीरे-धीरे डाउन हो गया। अभी आप देख रहे हो कि वहाँ पे चीज़ें अभी वो जो है ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह बना जा रहा है, क्योंकि कुछ नया है नहीं। चाइना ऑन दी अदर हैंड मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन में कर करके वो डेवलप्ड होता जा रहा है, अमेरिका के आस-पास पहुँच रहा है वो। यही चीज़ जापान में भी हुआ था। जापान में भी 1980s में बहुत बड़ा एक बबल आया था। सब उनकी एक से एक कंपनीज़ थी, पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे। अमेरिका में जा के हरा रहे थे इनकी कंपनी। सोनी हो गया, फिर उनकी जो कार कंपनीज़ हैं, टोयोटा वगैरह हैं, वो सब अमेरिका में जाके अमेरिका की कंपनीज़ को हरा रही थी। बाद में फिर क्या हुआ, जब पैसा-वैसा बन गया, तो ये सारे जो हैं बिज़नेस डायनेस्टीज़, ये फंड मैनेजर बन गए, फाइनेंस में आ गए और 1990s में फिर इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। इसको बोलते हैं लॉस्ट डेकेड। जापान का पूरा डेकेड लॉस्ट हो गया बिकॉज़ सारे लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन से फाइनेंस में चले गए। तो क्या इंडिया भी इसी राह जा रहा है? एक तो हमारे पास उतना पैसा है नहीं, मगर जितना भी पैसा है हम ईज़ी लाइफ़ के लिए कि बिना कुछ किए पैसा हमारा आराम से बनता रहेगा। हम यूट्यूब में भी हम लोगों को फ़ॉलो करते हैं कि इनका 1500 करोड़ बना हुआ है, बड़े-बड़े लोग। तो 1-2 लोगों को देख के ये तो वही यूपीएससी वाला ही खेल हो गया ना। आप सारे कूद गए, इवेंचुअली पैसा उसी का बनेगा जिसने स्मॉल केस खोल रखा है। पैसा उसी का बनेगा जिसने पीएमएस खोल रखा है और जो यूट्यूब में आपसे चार्ज करता है। आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये नियम भी है ना इकोनॉमिक्स का, नॉट एवरीबॉडी कैन गेट रिच एट द सेम टाइम, ठीक है? वो एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? आप मोनार्की में रहें, आप कम्युनिज़्म में रहें, डेमोक्रेसी में रहें, कहीं पे भी रहें, टॉप 1% के पास ही ज़्यादातर पैसा होता है। ये पिरामिड वाला स्ट्रक्चर हमेशा रहता है, आप किसी भी स्कीम में, किसी भी सिस्टम में चले जाओ। ठीक है? तो इंडिया को ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म लोग सोचें, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, कुछ भी हो। दोनों एग्ज़ाम्पल्स जो मैंने लिए हैं, लॉन्ग टर्म सोचें और सोचें कोई टैंजिबल बिज़नेस बनाने का, रादर दैन ये फाइनेंशियल एसेट्स में स्पेकुलेट करना। टैंजिबल बिज़नेस बनाइए, तब जाके हमको आने वाले जनरेशन को नेक्स्ट इन्फोसिस, नेक्स्ट टीसीएस, नेक्स्ट रिलायंस मिलेगा। ठीक है? वी डोंट वांट टू बिकम अ नेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड रेंटियर्स जो सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं और भाड़े पे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। आपको चाहिए वैसी ज़िंदगी कि सिर्फ भाड़ा आ रहा है और आप आराम से बैठे हुए? कितनी वर्थलेस, कितनी बेकार लाइफ़ है। वी वांट टू बिकम अ कंट्री ऑफ बिल्डर्स, नॉट ट्रेडर्स और रेंटियर्स। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।